अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हमने वानी गुलाब की एपिसोड 34 पढ़नी है, तो आए पढ़ते हैं। बाकी थोड़ी सी बातें नॉवल के एंड पे करेंगे। इसके जाते ही गुलाब पथराई हुई आंखों से दरवाजे की दहलीज को देखती रह गई थी। वो ऐसी थी जैसे वो पत्थर की मूरत बन गई हो। आंसू खामोशी से पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए गालों पर बिखरने लगे थे। इसके चेहरे पर इस कदर दर्द के साथ झलक रहे थे कि हीर ने फटते दिल के साथ आगे बढ़कर इसे अपने गले से लगाया था और गुलाब इसके गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। सुबान और मुराद इसके रोने पर अपनी आंखें बेंच गए थे। वो इतनी कोशिशों के बावजूद भी अपनी बहन को इस दर्द से रहा नहीं कर पाए थे। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक तंग सुरंग में फंस गए हों और वहाँ से निकलना इनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा हो। लाला, आप क्यों इस इंसान से हमदर्दी जता रहे हैं? वो हमदर्दी के नहीं बल्कि ठोकरों के काबिल। अगर वो आया था तो आप इसे धक्के मार कर बाहर निकालते। क्यों मुझे वो वक़्त नहीं भूलता जब मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत नखवत से आपको रोते हुए हवेली से खाली हाथ भेज दिया था? इनको तरस नहीं आया था तो फिर आप क्यों लोगों पर तरस खा रहे हैं? वो जैसे दुख से चीख चीख कर बोल रहा था और मुराद से सिर्फ खामोशी से अपनी गर्दन झुका कर बैठे थे। वो क्या जवाब देते? क्योंकि मार्ज इनकी समझ से बाहर था। तो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि गुलाब इससे फिर कभी मिले, मगर वो इंसान इन्हें पागल किए हुए था। सुबान, मैंने इससे हमदर्दी नहीं जताई। वो हमारे घर चल कर आया था तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता था कि हम इसे अंदर बुलाकर प्यार से बात पूछते। बाकी मैं जब आप अपना वकील करता हूँ, क्योंकि ऐसे बाज नहीं आने वाला। मुराद शाह भी बताए हुए लहजे में बोले और माथे को मसलते गुलाब की जानिब आए, जब हीर के साथ सोफ़े पर खामोशी से आंखें मूंद कर बैठी हुई थी। तुम फिक्र नहीं करो, वो अब तुम्हें नज़र नहीं आएगा। मुराद शाह इसके पास सोफ़े पर बैठे और मोहब्बत से इसे अपने साथ लगाते हुए नरमी से बोले। गुलाब इनकी बात पर दिल ही दिल में मुस्कुराई थी। वो जानती थी वो मारी जो जानजादी है, ज़िद में तो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और वो अगर वो इससे खुला ले भी लेती है तो वो कभी भी इसे सुकून से नहीं रहने देगा। और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने भाइयों को इसके पीछे और ख़वार करे। अब वो खामोशी से मारिज के साथ चले जाना चाहती थी। वैसे भी वक़्त और इंसान दोनों की खासियत एक जैसी है कि ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ये दोनों बहुत जल्दी बदलते हैं और इंसान की तो फितरत ही ऐसी है, वो जब तक धोखा या झूठे ड्रामे ना कर ले वो चैन से बैठता नहीं है। और मारिज भी गुलाब को झूठा और फराडिया लगता था, मगर गुलाब ने इसके साथ रहने का फ़ैसला इसीलिए किया था कि इसके भाइयों की मारिज से जान छूट जाए। वो अब और इनकी इज़्ज़त को नीलाम नहीं करना चाहती थी। वो अब थक गई थी। इस शख्स ने इसे हर इंसान के सामने नीचा दिखा दिया था। वो अब ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती थी। गुलाब कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुराद शाह इसे सोचो कि था गहराइयों में डूबे देखकर परेशानी से बोले। मैं मारिज से खुला नहीं लेना चाहती। वो दर्द से बोलकर उठी और मरे हुए कदमों के साथ अपने वजूद को अपने कमरे की तरफ घसीटने लगी। सुबान और मुराद दोनों हैरत से चूंकते हुए जाती हुई गुलाब को देखने लगी थी। इसकी बात सुनकर सुबान के तो कान साई साई करने लगे थे। इसे लगा शायद इसने गलत सुन लिया हो ये गुलाब के अल्फाज से, जो मारी जुजानज़ादी से इस कदर नफ़रत करती थी कि अगर इसे इस इंसान का खून माफ़ होता तो वो हर जन्म में इसको बेदर्दी से मार देती। मगर अब वो कैसे इसके साथ जाने पर आमादा हुई थी? कहाँ चली गई थी वो सारी नफ़रत? कैसे इन जुल्मों को वो भूल बैठी थी जो हवेली वालों ने इसके साथ किए थे? गुलाब को हो क्या गया है? गम के मारे सुबान से बोला नहीं जा रहा था। प्लीज़ सुबान लाला, आप इन दोनों के मामले में मत बोलें, इनको अपना फ़ैसला ख़ुद करने दें। देखिए, जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो बड़ा अजीम होता है। ये रिश्ता कभी भी इतनी जल्दी नहीं टूटता, क्योंकि ये निकाह जैसे मजबूत बंधन से जुड़ा होता है। और अगर इस रिश्ते को माजी की गलतियों की बिना पर तोड़ दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं। मैं मारिज को नहीं जानती, मगर इसकी आंखों में गुलाब की मोहब्बत को पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी जब मोहब्बत ने अपनी लिपट में लिया था तो मैं भी ऐसे ही बात बात पर जनूनी हो जाती थी। मेरे आंखों में शोले से भड़कने लगते थे। मैं भी मारिज की तरह पागल हो जाती थी और हर चीज़ के लिए शिद्दत दिखाती थी। मुझे तो कोई संभालने वाला भी नहीं था। मैं यूं ही सारा दिन करती रहती थी। मगर फिर एक दिन मुझे एक ऐसे इंसान ने संभाला जिसका तसव्वुर मैंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं किया था। और इस इंसान ने मुझे इतना को प्यार दिया कि आज मुझे इसके अलावा कोई नहीं दिखता। हीर ने बहुत ही शिद्दत से बोलते हुए मुराद शाह को देखा, जो बहुत ही गौर से इसे सुन रहे थे। सुबान हीर की बात पर लबों से मुस्कुराया था। सुबान, हर रिश्ते को स्पेस देनी चाहिए और फिर इस रिश्ते के बारे में पता चलता है कि रिश्ता आगे बढ़ाने के काबिल भी है कि या नहीं। हर बार तलाक ही हर मसले का हल नहीं होती। कभी कभी दूरी भी रिश्ते के बीच हर चीज़ को साफ अयां कर देती है। मैं आप दोनों से एक ही दरख्वास्त करूँगा कि
गुलाब और मारिज के बीच मत आएँ, वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं। और वैसे भी मारिज जिसका शौहर है, हर इंसान से माजी में बहुत सी ख़ताएँ हो जाती है, और अगर इनसे हुई हैं तो वो गुलाब से इस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं। आप लोगों से भी माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गलती को तस्लीम कर रहे हैं। और ज़बान जो अपनी गलती को तस्लीम करता है वो बहुत अजीम इंसान होता है। तो आप लोग इनको माफ़ करो और मूव ऑन करो। हीर बहुत ही प्यार से इन दोनों को समझाकर खामोश हुई तो ज़बान खामोशी से अपनी गर्दन झुका गया था। और मुराद को पहली बार ये एहसास हुआ था कि वो बच्ची नहीं बल्कि वो एक अक्लमंद मैच्योर लड़की थी। भाभी, मेरा दिल ऐसे कह रहा है जैसे वो मारिज के साथ रहना नहीं चाहती, मगर फिर भी वो इसके साथ रहने के लिए हाँ कर गई है, और मैं समझ नहीं पा रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ज़बान बहुत ही गमगीन लहजे में बोला था। हम शायद वो अब भागते भागते थक गई है। हीर बहुत ही दुख से बोलकर सामने खड़े मुराद शाह को देखने लगी, जो अपना फ़ोन उठाकर कमरे में गए थे। इसके 2 भाई हैं और वो इसके साथ सीना तान कर खड़े हैं, फिर वो क्यों थक रही है? ज़बान बहुत ही दुख से सवालिया अंदाज लिए बोला था। गुलाब की बात पर इसका दिल बोझल हो गया था। वो एक औरत है, और औरत जितनी भी मजबूत हो लेकिन वो एक ना एक दिन कमज़ोर पड़ जाती है। वो इस मर्द से कभी भी जान नहीं छुड़ा सकती जो बेहद जनूनी हो, शिद्दत पसंद हो और इसको चाहने वाला हो। तुम जानते नहीं हो, वो बहुत से दर्द को अपने सीने में छुपाए हुए है। मुझे इसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो हार गई है। हीर पुरसोच से लहजे में बोली तो ज़बान खामोशी से अपने आंसू को ज़ब्त कर गया था। गुलाब कमरे में आते ही इंतहाई इज़्तिराब की कैफियत में टेरेस का दरवाज़ा खोलकर टेरेस पर आई थी। इसने ये गलती कर तो दी थी, और ये बहुत बड़ी गलती थी कि इसने मारिज और जानज़ादी को सबके सामने थप्पड़ मारा था। इस बात का गिल्ट इसके दिल से नहीं जा रहा था। वो इसके जैसी नहीं बनना चाहती थी, मगर वो इसके जैसी बन गई थी। इसने बेचैनी से सोचते हुए इसके टेरेस की जानिब देखा जो बिल्कुल सुनसान था। वो बेदर्दी से अपने होंठ कचलते हुए कमरे में आई और सोफ़े पे बैठकर बेतहाशा रोने लगी थी। इसने बहुत कोशिशें की थी कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती, मगर हर बार मारिज इसके रास्ते में आ जाता था और वो फिर से वहीं पर रुक जाती थी जहाँ वो पहले खड़ी होती थी। अब की बार तो मारिज ने हद कर दी थी। वो इतनी जुर्रत से इसके घर चला आया था कि ज़बान को आंखें निकाल कर देखने लगा था, और ये चीज़ गुलाब से बर्दाश्त नहीं हुई थी। गुलाब ये सोच सोच कर पागलों की तरह रोई जा रही थी। इसने रोते रोते मारिज को कॉल की थी। दूसरी जानिब फ़ोन उठा लिया गया था, मगर खामोशी थी। मैं माजरत खवाऊँ कि मैंने आप पर हाथ उठाया, वो बोझिल आवाज़ में संजीदगी से बोली थी। मैंने तुम्हें कुछ कहा? फ़ोन के पार से थकी सी आवाज़ आई थी। हाँ, बहुत कुछ कहा है, मेरी ज़िंदगी को जंग लगा दी है। अभी भी पूछ रहे हो कि मैंने क्या कहा? गुलाब शिद्दत गम से बोली थी। तुम्हारी ज़िंदगी से अगर ये जंग मेरे जाने से जाता है तो मैं चला जाता हूँ गुलाब। और वैसे भी मैं आप सोनी का भी बनकर आ जाऊँ तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मैं वही जंगली और वहशी मारिज दिखूँगा। वो अफसोस से बोलता हुआ खामोश हुआ तो दूसरी जानिब बिल्कुल खामोशी थी। गुलाब, अगर मैं वही पुराने वाला मारिज होता तो तुम्हें अब तक हासिल कर लेता। अब तक तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर होती, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती करने की आदत थी। मुझे सिर्फ़ अपने जज्बात की परवाह होती थी, मुझे किसी के जज्बात की कोई परवाह नहीं थी। ये सब तुम जानती हो। अगर मैं वही मारिज होता तो मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए इतने पापड़ ना बेलने पड़ते, मुझे यूँ तुमसे और तुम्हारे भाइयों से ज़लील ना होना पड़ता। मगर मैं अब हो रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने आप से लड़ रहा हूँ। अपनी रस्मों और अपने रवाजों को भूल कर तुम्हारे पास आया था, मगर गुलाब तुमने मुझे हर बार ठुकराया। हर बार मुझे मेरा माजी याद करवा कर मुझे शर्मिंदा किया। मुझे अब तुम पर नहीं, खुद पर तरस आता है। सो मैं नहीं चाहता कि अब कभी लंदन वापस आऊँ। मारिज का लहजा भीगा हुआ और कांच की माने टूटा हुआ था, और आज गुलाब को लगा था कि इसके अंदर ऐसा कुछ था जो टूट गया था। इसने मारिज की बातें सुनकर खामोशी से फ़ोन रखना चाहा, मगर वो फिर से बोल उठा, मैं फ्रांस चला गया हूँ और शायद वहाँ से 3 महीने बाद लौटूँ। फिर वहाँ से आकर मैं तुम्हें खुद छोड़ दूँगा। वो इस कदर ऐसे से और मुश्किल से बोला था कि इसे लगा कि वो और बात करता तो शायद रो पड़ता। इसके छोड़ने की बात पर गुलाब एकदम से रोते रोते सिसकियों की जद में आई तो मारिज ने अपने होंठ कचले थे और बहुत ही बेदर्दी से अपने जबड़ों को तन गया था। दोनों जानिब खामोशी थी और गुलाब ने कुछ देर बाद कुछ भी कहे फ़ोन बंद कर दिया था। और फ़ोन रखते ही इसने मारिज का नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना चाहा तो तभी फिर से मारिज की कॉल्स आना स्टार्ट हो गई थी। इसने अपने आंसुओं को साफ़ किया और फ़ोन पिक किया था। जी बोलें, गुलाब तड़क कर बोली थी।
मैं तुम्हें 3 महीने का वक़्त दूंगा, जितना सोचना है सोच लो। इन 3 महीनों के बाद जो तुम फ़ैसला करोगी गुलाब, वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ होगा। वो बहुत ही गमगीन लहजे में बोला था। हम शुक्रिया। गुलाब इतना ही बोल पाई थी क्योंकि वो ख़ुद भी चाहती थी वो वक़्त ले और इस रिश्ते को समझे कि ये शायद इसके काबिल है कि नहीं। पहली बार मारिज इसके नरमी से बात करने पर दिल से खुश हुआ था। मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा और मुझे उम्मीद है कि तुम सोच समझ कर फ़ैसला करोगी। मारिज के लहजे में कास थी, उम्मीद थी। ओके, वो अपने लब का चलते वो फ़ोन काट गई थी और पेचकों की जद में रोने लगी थी। समझ नहीं आ रही थी कि वो मारिज को क्यों नहीं छोड़ पा रही थी। वो हर बार इसके सामने आता रहा था और हर बार वो इससे मिलकर बिछड़ता रहा था। वो कौन था वो ये भी नहीं जान पा रही थी, और वो कौन थी वो इसके चक्करों में अपनी भी शनाख्त भूल बैठी थी। वो इसे जानकर ही अजाब में पड़ी थी और वो इस तरह ख़ुद अपनी सज़ा बन गई थी। वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो गई थी। जब इसके बस में कुछ नहीं था तो इसने बेजार ही होना था। वो मारिज को समझ नहीं पा रही थी कि इसकी मोहब्बत कैसी थी कि वो इसे नशाते मोहब्बत ना दे सका, गम में कभी सुकून रफ़ाकत ना दे सका। जब इसने गुलाब की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखते हुए इसे धोखा दिया था, इसके सामने अपनी दूसरी शादी की थी, तब कहाँ थी इस बेवफा की मोहब्बत। वो पागल नहीं थी कि वो शख्स इसको इतना चाह रहा है और वो इसकी चाहत से हर बार इनकार करती रही, मगर इसे सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि अगर इस इंसान ने इस पर जुल्म व तशद्दुद कर लिया था तो वो इसे धोखा तो ना देता, अपनी ज़िंदगी में तबीर को शामिल तो ना करता। और इसीलिए इस धोखेबाज वैशी इंसान को कोई हक़ नहीं था कि वो इसे चाहने का दावेदार होता। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। वक़्त बहुत तेज़ रफ्तारी से गुज़र रहा था। जनवरी की ठठराती सर्दियों के अवाइल दिन थे। शाम के 7 बज रहे थे और हवेली में खा जाने वाली खामोशी छाई हुई थी। बुराक और इसकी फैमिली को दुनिया से गए हुए पूरा 1 महीना बीत गया था और इंशरा भी अब ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने लगी थी, मगर अब वो इतनी खामोश हो गई थी कि कोई बुलाता तो बोल पड़ती और अगर कोई ना बुलाता तो वो सारा सारा दिन खामोश रहती। डॉक्टर्स का कहना था कि जितनी पेशेंट से बातें करेंगे वो इतना ही अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटेगा। सोहद की यही कोशिश होती थी कि वो ऑफिस से आकर अपना थोड़ा वक्त इंशरा को ज़रूर दे, क्योंकि आयशा माँ कुछ बीमार रहने लगी थी और मलिया पर पूरी हवेली का बोझ आन पड़ा था। तो फिर ना चाहते हुए भी ओहद ने ही इंशरा को बातें करवाने की जगह संभाल ली थी। मलिया इंशरा का खाना बनाती, फिर जावियार को संभालती। कुछ इसकी ख़ुद की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। 1 हफ़्ते से मसलसल इसकी वॉमिट नहीं बंद हो रही थी और इसको शक हो गया था कि वो माँ बनने वाली है। पहली बार ज़िंदगी में मलिया इतनी शिद्दत से रोई थी, इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो भी माँ बनने वाली है। इसने ये खबर ओहद से छुपाई थी। वो ओहद का सरप्राइज़ करना चाहती थी, मगर वक्त ही इतना छोटा होता जा रहा था, इसको ओहद को बताने का वक्त ही नहीं मिलता था। आज भी वो सुबह से खानसमा के साथ किचन में मसरूफ़ थी। इसने इंशरा के लिए खाना बनाया और ट्रे में सजाकर इसके कमरे में चली आई थी, जहाँ वो खामोशी से बेड से टेक लगा एक ही नुक्ते पर अपनी नज़रें टकाई से घूरे जा रही थी। मलिया ने इस लड़की को देखते ही गहरी आह भरी थी। इसने अपने सामने इन गरूर से भरे लोगों को आसमान से नीचे गिरते हुए देखा था। यही लड़की कल इसके हाथों से पानी का गिलास लेना गवारा नहीं करती थी और आज वो इसी के हाथ का खा रही थी। इंशरा ने अपने सामने खड़ी मलिया को घूरा था। इसने बहुत से लोगों के साथ बहुत कुछ किया था। इसने अपने से नीचे हर इंसान को कीड़ों से भी बदतर जाना था और आज यही लोग इसको संभाल रहे थे, इसको कंधा दे रहे थे, इसको ऐसे संभाल रहे थे जैसे न जाने वो कितनी इनकी सगी हो। मलिया ने इंशरा को अपनी जानिब देखते हुए पाया, जो शायद भीगी आंखों से इसे देख रही थी। इंशरा खाना खाओ। वो इसके सामने ट्रे रखकर खुद भी इसके करीब बैठी थी। इंशरा ने खामोशी से इस बात में सर हिलाकर बेदिली से खाना शुरू किया था। मेरी डिलीवरी में कितने मंथ रह गए हैं? वो अचानक बोली तो मलिया इसके सवाल पर चौंकी थी। इसको ये भी याद नहीं था कि इसे कौन सा महीना लगा हुआ। मलिया अंदर ही अंदर दुखी हो गई थी। 2 महीने रह गए हैं। मलिया इसके जर चेहरे की जानब देखते हुए बोली। हम बस। इसने खाने से हाथ खींचा और बाजू में मुंह छुपाकर रोने लगी थी। इंशरा क्या हुआ है? ये पहली बार नहीं था। वो अक्सर कभी कभार ऐसे ही ऊंची आवाज़ में रोने लगती थी और इसका रोना हवेली की 2 दीवारों को हिला कर रख देता था।
मुझे सिर्फ सुभान से शादी नहीं करनी, मुझे सारी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ इस हवेली में बितानी है। मुझे खौफ है कि वो मुझसे इसलिए शादी कर रहा है कि वो गुलाब का बदला मुझसे ले सके, मेरे बच्चे से ले सके। मलिया, मुझे पता है मैंने सबके साथ बहुत बुरा किया, मगर मुझे ये एहसास नहीं था कि कल मेरे साथ भी ऐसा बुरा हो जाएगा। मैं भी किसी के पैरों की धूल बनकर रह जाऊंगी। मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, मैं गुलाब इसके भाइयों से सबसे माफ़ी मांग लूँगी, पर मैं निकाह नहीं करूँगी। मैं आज ओहद से कह दूँगी वो सुभान से बात कर लेगा, क्योंकि डैड तो मेरी बात नहीं मानते। ओहद ही सुभान को इनकार कर देगा। वो हिचकी की ज़द में बोलते बोलते रोने लगी थी और मलिया की आंखें भी आंसुओं से लबरेज हो गई थी। इसने खामोशी से आगे बढ़कर इसे अपने साथ लगाया था। इंशरा, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि वो तुम्हारे साथ वही करेंगे जो आप लोगों ने इनके साथ किया। वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बुराक की वजह से तुम्हें अपना रहे हैं और तुम खौफ से पागल हो रही हो कि वो तुम्हें तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश को अहमियत दे रहा है, वरना शायद वो कभी भी तुम्हें ना अपनाता। मलिया ने भी साफ बात की थी। इसकी बात पर वो मलिया से दूर हुई थी। मुझे नहीं पता कि बुराक जाते हुए मुझे इतनी बड़ी सज़ा क्यों सुना गया था। मलिया वो फिर से रोने लगी थी। शायद वो इसी बात की टेंशन दिन ब दिन लेती जा रही थी कि सुभान इससे बदला लेने के लिए ये निकाह कर रहा है। इंशरा, बुराक को सुभान में कुछ तो ऐसी बात अच्छी लगी होगी कि उसको अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गया है। मलिया को अब इसके रोने से उलझन हुई थी। तो मुझे ही क्यों सौंपा, अपने बच्चे को सौंप जाता। वो जैसे चीखी और एकदम वो शदीद कांपने लगी थी। मलिया ने खौफ में आकर इसे जल्द से जल्द पास पड़ी, इसकी मेडिसिन खिलाई और मेडिसिन खाते ही नींद बेहोशी में जाने लगी थी। जब इसका स्ट्रेस लेवल हद से ज़्यादा बढ़ने लगता तो इसकी पूरी बॉडी ऐसे ही कांपना शुरू हो जाती थी। सो मलिया तो अक्सर इसकी सूरत हाल देख कर सर से पैर तक कांप जाती थी। ओहद की हिम्मत थी जो इसको इस सूरत हाल में काबू करता था। मलिया अफसोस से इसे देखते वो वहाँ से उठी और कमरे से बाहर किचन में ट्रे रखकर अपने कमरे में चली आई थी, जहाँ बाली जावियर को फीडर पिलाने में मसरूफ़ हो गई थी। सोया नहीं अभी तक। मलिया बाली के पास सोफे पर बैठते हुए जावियर को अपनी गोद में लेकर उसके सुर्ख गाल चूमने लगी थी। कहाँ इसकी शरारतें ही ख़त्म नहीं हो रही। बाली जावियर को प्यार से घूरते हुए उठी थी। हाँ, ये अपने ओहद बाबा की तरह चला के जो दिन को जागते हैं और रात को हमें परेशान करते हैं। मलिया जावियर को बेतहाशा प्यार करते हुए बोल रही थी और पास खड़ी बाली मलिया के खुश होने पर मुस्कुरा दी थी। इसने बहुत अरसे बाद मलिया को दिल से खुश होते हुए देखा था। मलिया ने जावियर को साइड पर लटाया, तभी इसका जी मत लाया और वो उठकर बाहर भागी। बाली हैरानी से इसकी पश्क को घूरने लगी थी। तभी ओहद भी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने बाली को जावियर के पास खड़े देखकर इनके पास चलाया था। मलिया किधर है? वो जावियर को उठाती हुई बाली को देखते हुए बोला। वो बाथरूम में है, बाली मुस्कुरा कर बोली थी। ओहद बाली के मुस्कुराने पर कुछ समझा नहीं था। तभी मलिया ने डाल से बाथरूम से बाहर आई और बाली फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई थी। मलिया, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? ओहद इसके करीब आते हुए चंबे से बोला। आपका भाई? वो इसे सामने देखकर एकदम चौंकी थी और अपना हौसला दुरुस्त करने लगी थी कि कहीं इसे शक ना पड़ जाए। मैं तब आया था जब हमारी बेगम बाथरूम में थी और अब हमसे कुछ छुपा रही है। वो जावियर को कॉट में लटाते हुए मलिया के बेहद करीब आया था। मतलब मैंने क्या छुपाया? वो मुंह बसोर कर बोली और इस चालाक इंसान को गूंजने लगी थी जो इसके चेहरे ही से इसकी हर छुपाई गई बात को जान लेता था। एक्टिंग तो आप कमाल की कर लेती हैं, मगर मेरे सामने आपकी एक्टिंग नहीं चलने वाली। ओहद इसको कमर से पकड़ कर अपने करीब करते हुए वारफतगी से इसके सामने चेहरे को देखकर बोला जो गुलाबी पड़ रहा था। ओ तो फिर बताए मैं क्या छुपा रही हूँ? मलिया बनुए चकाते हुए इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बड़े शौक़ से लहजे में बोली थी। मैं डैड बनने वाला हूँ। वो इस कदर खुशी से बोला कि मलिया का इसकी बात पर मुंह खुला का खुला रह गया था। आप बहुत तेज़ हैं। मुस्कुराते हुए शर्म से इसके सीने में सर चुभा गई थी। इस रात के बाद ऐसी बहुत सी रातें आई थी जिसमें ओहद ने मलिया को अपने प्यार के हर रंग से आशना करवाया था और मलिया भी इसके प्यार के रंग में रंगती चली गई थी।
मैं कहाँ तेज़ हूँ यार, तेज़ तो तुम हो जिसने इतनी बड़ी खुशखबरी की भनक भी मुझे नहीं पड़ने दी। वो रूठे से अंदाज में इसे अपने अंदर भेजते हुए बोला। नहीं ओहद, मैं आपको सरप्राइज़ करना चाहती थी। वो इसके सीने से सर उठाकर बड़ी मासूमियत से बोली थी। और इसकी मासूमियत और उसका हसीन चेहरा देखकर बोझल से अंदाज में इसके होंठों पर झुका था। मलिया इस अचानक अफ्तार पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो फटी फटी आंखों से उठ कर गूंजने लगी थी और ओहद बहुत ही सुकून से अपनी प्यास बुझाने लगा था। ओहद के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि मलिया अब बदल गई थी। मलिया अब इसे आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी थी, इसके प्यार पर यकीन रखने लगी थी, पढ़ाई से ज़्यादा हवेली में और इसमें दिलचस्पी रखने लगी थी। फिर ओहद ने भी इसे ऑनलाइन पढ़ने की इजाज़त दे दी थी, जिस पर मलिया बहुत खुश हुई थी। और इसके नज़दीक ओहद और इसके घर वालों का रुतबा और भी बढ़ता चला गया था, क्योंकि हवेली के लोग अब वैसे नहीं रहे थे जैसे वो कभी पहले हुआ करते थे। इसके होंठों पर अपने होंठों की निशानी छोड़ा है। उसने मांगी थी मोहब्बत की निशानी मुझसे। वो उसको छोड़ते हुए बड़ी मखमूर लहजे में इसके कान की लूक को चूमते हुए बोला। इसके शेर पर मलिया का दिल उछल कर हलक में आया था। वो जो पहले इसके लमस पर सर से पाँव तक पाम गई थी, और अब इसका शेर इसके होश से लब कर गया था। ओहद, ज़ाविया रो रहा है। वो उसको पीछे करने की मज़ामत करने लगी, जिसकी गुस्ताख जसारतें अब बढ़ने लगी थी। कब रो रहा है? वो इससे दूर हुआ था। अभी रोया था जब आप मसरूफ़ थे। वो इसे घूरते हुए बोली तो इसकी बात पर हलक के बल हंसा था। ओह, मुझे पता नहीं चला। वैसे बहुत बहुत मुबारक हो मेरी होने वाले बच्ची की माँ। ओहद बहुत ही शरारती अंदाज में मलिया के गाल को चूमते हुए बोला तो मलिया इसकी बात पर अपनी हंसी ज़ब्त करते हुए इसे घूर कर रह गई थी। खैर मुबारक, वो प्यार से कहकर ज़ावियर को अपनी गोद में भरकर सुलाने लगी थी। तो मुझे क्या सरप्राइज़ देने वाली थी? वो भी इसकी गोद में सरक कर इसकी लंबी लंबी लट्टों को अपनी उंगलियों पर लपेट कर बोला था। सरप्राइज़ होता है, अगर मैं आपको बता दूं तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। वो इसके चेहरे को देखकर प्यार से बोली थी। कब दोगी? वो आंखें मूंद कर आहिस्ते से बोला। कल रात को। वो इसकी बंद आंखों को चूमते हुए बोली तो ओहद ने आंखें ऊपर करके इसे बहुत ही ताज्जुब से देखा था। ये पहली बार था कि मलिया ने खुद से इसे अपना लम्स दिया था। खैरियत है? ओहद इसको तंग करने से बाज नहीं आया था। यस, आप प्लीज़ अब यहाँ से जाएं। ज़ाविया से सोएगा नहीं। शर्माते हुए बोली तो ओहद इसके शर्माने पर बेड से उठा। इंशरा को खाना दे दिया था जी, पर इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने इसे मेडिसिन दे दी थी, अब वो सो रही है। मलिया इसे तफसीलन बताते हुए बोली। न जाने क्यों ओहद को इंशरा के लिए इतना फ़िक्रमंद देखकर मलिया को अंदर ही अंदर कुछ हुआ था। हाँ, मैं इसे देख कर आता हूँ। और मलिया का माथा चूमते वो प्यार से बोला और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मलिया अपना निचला होंठ बहुत बुरे तरीके से कचल कर रह गई थी। जारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। 180 सब्सक्राइबर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। बाकी अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।